हेलो गाइस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। देखो, हमने बात कर ली है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, हमने बात कर ली है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। हाँ, प्री कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बढ़िया था। 85% लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बिल्कुल तगड़ा सही था, मतलब। और ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि लोगों की ज़रूरत नहीं थी, तो जितना था वो ठीक था उतना। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो एकमात्र इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री की, उसको भी कहीं का नहीं छोड़ा, जो हम पहले पिछले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। अब बारी आती है कि हमने उस टाइम पे ये भी पढ़ा था, प्री कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, कि हाँ, हमारी कंट्री ना यूरोप कंट्री से और नेबरिंग कंट्री से ट्रेड भी करती थी। इसका मतलब हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी सही का अच्छा खासा था। फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जिसे कहते हैं। तो क्या उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जिस जिस तरह की, मतलब, हमारे ट्रेडिंग चलते थे बाहर कंट्री से, उसमें भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाकर उसको भी पूरी तरह बर्बाद किया गया। ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है अभी नेक्स्ट टॉपिक में, वो हमारा है क्या? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमारा टॉपिक है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड बोल लो। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड किस स्तर पे था, वो सब बातें करने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। आपको याद है इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हमारे प्रोडक्ट जब हम बाहर बेच रहे थे, तो उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी। जब हम सामान बाहर बेच रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कोई हैंडीमेड प्रोडक्ट कोई बाहर बेच रहा हूँ 10,000 में, लेकिन हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, और मान लीजिए वो प्रोडक्ट कर दिया 15,000 रुपये का। तो प्रोडक्ट जो हो गया वो 10,000 की जगह कितने रुपए का हो गया है? 15,000 रुपये का हो गया है। तो क्या उतनी डिमांड होगी जितनी पहले थी? नहीं होगी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्टर थे, उनका बिजनेस हो गया ठप। फिर वो फिनिश गुड्स ना बेचकर क्या बेचने लगे? फिर प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल्स बेचने लगे। प्राइमरी प्रोडक्ट को हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो हमारी कंट्री जो है, वो जहां पहले एक्सपोर्ट करती थी फिनिश गुड्स, अब वो क्या एक्सपोर्ट कर रही है? सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हो सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रॉ मटेरियल की तरह, प्राइमरी प्रोडक्ट की तरह, जिसे हम एक्सपोर्ट करते थे। और हम इंपोर्ट क्या कर रहे थे दूसरे कंट्री से? फिनिश गुड्स। सिर्फ फिनिश गुड, और दूसरे कंट्री से भी नहीं, अभी बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से। ठीक है। देखो, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो पॉलिसी लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जो लगाया था ना हैवी टैरिफ पॉलिसी, हैवी एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया था। सो वो है टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी, भाई, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो भी टैक्स ऊपर नीचे किए जाते हैं, वो सब टैरिफ पॉलिसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड के टाइम पे जो भी हम टैक्सेस लगाते हैं, टैक्सेस कम कर देते हैं, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, वो सब कुछ टैरिफ पॉलिसी के अंदर आता है। तो ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टैरिफ पॉलिसी लगाई थी, इससे क्या हुआ? इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर। इंडिया क्या बन गया? एक नेट एक्सपोर्टर की तरह बन गया। किस चीज का? ऑफ रॉ मटेरियल। एंड प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द अदर हैंड, किस चीज का? रॉ मटेरियल का, या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट का एक नेट एक्सपोर्टर बन के रह गया। अगर हम दूसरी बात करें, ऑन द अदर हैंड, इट बिकम इम्पोर्टर, और वो इम्पोर्टर बन गया। इम्पोर्टर मतलब हमारी हमारी कंट्री इम्पोर्टर बन चुकी थी, मतलब बाहर से सामान खरीद रही थी। बाहर से किससे? सिर्फ ब्रिटेन से। बताऊंगा अभी आगे पॉइंट है इसमें। इट बिकम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, फिनिश गुड्स, उसको हम क्या कर रहे थे? इम्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जहां एक प्रोड्यूसर, जहां एक फर्नीचर बनाने वाला बंदा लकड़ियों से फर्नीचर बना के बेचता था हमारी कंट्री में बाहर, आज वो उसे क्या कर रहा है? आज वो लकड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, और क्या हमारा इंडिया जो है, वो वहाँ के जो लोग हैं, वो क्या परचेस कर रहे हैं? फर्नीचर। तो एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स का। इस तरह का फॉरेन ट्रेड का स्तर आ चुका था ब्रिटेन गवर्नमेंट के दौरान। और इंडिपेंडेंस टाइम पे कुछ इस तरह कंट्री बन चुकी थी कि हमारी कंट्री से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स बाहर जा रहे हैं, और बाहर से क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। क्लियर? देखो, उसके बाद बात करें ब्रिटिश मोनोपोली कंट्रोल। पूरे कंट्री में ब्रिटिश का ही कंट्रोल चल रहा था। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल। तो ब्रिटिश एक मोनोपोली थी, जिसका पूरा तरह से कंट्रोल चल रहा था। अब देखो, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
अगर हम बात करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जिस तरह चल रहा था, तो ये बिल्कुल साफ-साफ दिखाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड पे जाएगी ही जाएगी और चली गई। क्योंकि एक बात बताइए, अगर हम उनको रॉ मटेरियल बेच रहे हैं मान लीजिए ₹20,000 का, तो हमारे पास कितने रुपए आए हमारी कंट्री को? ₹20,000। लेकिन वो उन्होंने ₹20,000 का वो रॉ मटेरियल यूज़ करके 1 लाख रुपीज़ का फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया और कहाँ बेच दिया? इंडिया में। तो इंडिया से कितने ले गए वो? 1 लाख रुपए। दिए कितने? 20,000, ले कितने गए? 1 लाख। नुकसान तो हमें पहुंचेगा ना। तो इस तरह से इंडिया को बैकवर्डनेस मतलब बैकवर्ड करा गया। और सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत सोने चांदी बहुत कुछ इंडिया से लूटा गया था, बहुत कुछ। क्योंकि ब्रिटिश का पूरा तरह कंट्रोल हो चुका था, तो वो लूटने में लग गए, लूटने में ही रह गए वो। सिर्फ लूटा गया हमारी कंट्री को। ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शो द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मतलब जितना भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब सामान बेच रहे थे और खरीद रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित था? ब्रिटेन तक। मतलब और कोई कंट्री से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मतलब सारी पॉलिसी ऐसे लगा दी कि हम ना किसी को बेच सकते हैं और ना ही हम किससे खरीद सकते हैं। सिर्फ किससे? ब्रिटेन से। क्या सिर्फ ब्रिटेन से? नहीं, कुछ कंट्री छोड़ दी थी उन्होंने। ठीक है। ओनली ड्यू टू मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पर उनका ही कंट्रोल था। इसकी वजह से हम जो पूरी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे वो कहाँ तक सीमित था? सिर्फ ब्रिटेन तक। लेकिन कुछ कंट्री उन्होंने छोड़ दी थी, वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्री लाइक चाइना, शिलोन और पेर्शिया। चाइना, सिलोन मतलब रशिया और पेर्शिया ईरान। ठीक है। तो ये 3 कंट्री उन्होंने अलाउ कर दी कि आप यहाँ पे भी सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी कंट्रियों में जहाँ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, यूरोपियन कंट्री यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, नेबरिंग कंट्री जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस पर हमारी। तो क्या हुआ? हमारा फॉरेन ट्रेड धीरे धीरे बिल्कुल ध्वस्त हो गया, ध्वस्त जैसे कहते हैं। ठीक है। अब बारी आती है, एक वर्ड है स्विच कैनल। ये स्विच कैनल क्या है? देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक पिक्चराइज दिख रहा होगा। ठीक है। ये पिक्चराइज क्या है? एक सेकेंड, मैं अपना डिजिटल पेन निकाल लेता हूँ, उससे अच्छे समझ में आएगा। देखो ये है अपना इंडिया। ठीक है। और अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना हो, ठीक है, यहीं पे आसपास है कहीं पे इंग्लैंड, मुझे इतना पता नहीं है पर आसपास है। ठीक है। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना हो तो हम इस रूट से आएंगे या फिर उसके पूरा घूम घाम के यहाँ ऐसे आएंगे। ठीक है। तो दो दो रास्ते हैं हमारे पास। ये दोनों ही रास्ते जो हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट को लंबे लग रहे थे। ठीक है। ये दोनों रास्ते जो हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट को उस टाइम पे लंबे लग रहे थे, क्योंकि भैया उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता था। सब यहाँ से सामान लेके आना पड़ता था, वहाँ से सामान लेके आना पड़ता था, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, वहाँ से फिनिश गुड्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारा खर्चा होता था ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है। इन सब को देखते हुए 18 आई थिंक 18 कुछ 1853 में समथिंग कुछ अराउंड, तो यहाँ पे इस जगह पे तेरा कोई ये एरिया, ये एक जमीनी एरिया है। ठीक है। और जो कि अगर यहाँ पे एक कैनल बना दिया जाए, एक स्विच कैनल है वही बता रहा हूँ, तो यहाँ से ये जो रास्ता है, जिसे हम रेड सी कहते हैं, उसे मैंडेटेरियस सी कहते हैं इसको। तो ये जो रास्ता है, ये और ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से बहुत आसान होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, जल्दी हो जाएगा हमारे लिए, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है को, इस जगह पे क्या करा गया? में हम डिस्कस करने वाले हैं सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल का नाम हम सब लोगों ने सुना हुआ है, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज हम थोड़ा सा वो देखने वाले हैं। सबसे पहले सुएज़ कैनाल पे बात करने के तो तो इस जगह पे कैनल ओपन किया गया, इस जगह पे, और क्या हुआ? जिससे क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गई इनकी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने की वजह से इनका जो ट्रेडिंग था वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, और जिससे हमारे इंडिया को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि भाई ट्रेडिंग में उनका ही तो फायदा हो रहा था। ठीक है। और उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी कम आए तो वो उनका उनका बिजनेस ऑब्वियस ही बात है बढ़ना था। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हमारे इंडिया को और ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा। स्विच कैनल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल करता है हमारे फॉरेन ट्रेड को बर्बाद करने में। ठीक है। लेकिन अब तो ठीक है, अब तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हम, लेकिन उस टाइम पे तो वही कंट्रोल कर रहे थे, तो इस वजह से हमारे इंडिया को नुकसान पहुंच रहा था। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट। तो क्या है? में हम डिस्कस ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा।
ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, इंडियन रिसोर्सेस को यूज करके, इंडिया के पैसों को यूज करके आखिर ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने कंट्री में क्या कर रही थी उन पैसों को यूज करके। देयर वॉज अ यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। भाई हाँ, जब वो यहाँ पर सामान बेचते थे तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्पोर्ट, लेकिन उनकी तरफ से क्या है, एक्सपोर्ट है ना। तो जब वो अपने यहाँ पे सामान बेच रहे थे तो वहां से वो क्या कमा रहे थे, सरप्लस, प्रॉफिट कमा रहे थे, एक्सपोर्ट सरप्लस, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके उन्होंने एक्सपोर्ट सरप्लस कमाया, प्रॉफिट कमाया। और उस एक्सपोर्ट सरप्लस को उन्होंने कहाँ यूज किया, पहला पॉइंट, इट वॉज यूज टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगा दिए ब्रिटेन गवर्नमेंट के, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब नए नए ऑफिस, नए नए अथॉरिटीज, नए नए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारे पैसों से उन्होंने ये सब सेटअप किया। टू मेक एक्सपेंसिव ऑन वॉर, सेकंड पॉइंट, लड़ाइयां जो होती थी उनकी, वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लड़ाइयां होती थी उस लड़ाई में खर्चे होते थे, और वो खर्चे कहां से कवर करते थे, हमारे पैसों से, हमारे रिसोर्सेज से, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो इंडियन वेल्थ लेके जा रहे हैं तो किस तरह यूज हो रहा है, पहला तो क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने में, दूसरा वॉर में, ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो भी वॉर्स हो रहे हैं उसमें, तीसरा इट वॉज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द परस्यूट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कामकाज, अपने बिजनेसेस को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए हमारा पैसा ही यूज किया। हाँ हाँ, देखो अगर मैं कहूँ कि अगर ब्रिटेन जो आज के टाइम पे इतनी बड़ी मतलब कंट्री है, अ, इतनी बड़ी जीडीपी है उनकी, इतना अच्छा खासा उनके पास वेल्थ है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ अपना आप करा उन्होंने, नहीं, हमारे यहाँ से लूट के ले गए हैं, हमारे यहाँ से ही लूट के ले गए हैं। अगर वो कंट्री आज इतनी आगे है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ का पैसा ही उन्होंने यूज किया है। हमारे यहाँ के रिसोर्सेज, हमारे यहाँ के पैसे, हमारे यहाँ से सोने चांदी, रिसोर्सेज, कच्चा लोहा, कुछ कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ यहाँ से ले जाकर अपने यहाँ पे लगाया है। तो हमारे यहाँ का वेल्थ लेकर उन्होंने कहाँ कहाँ यूज किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने में, ठीक है, नए नए ऑफिस, नए नए अथॉरिटी यूज करने में, अपने जो भी लड़ाइयाँ करते थे उसमें खर्चे होते थे उसको कवर करने में, और लास्ट अपने ही बिजनेस को कामकाज आगे बढ़ाने में। हाँ, ये बात गलत नहीं है कि जब उन्होंने हमारे यहाँ पे मतलब रूल किया था तो उसी के बाद से उनके कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हो गया था। मतलब उनके यहाँ बहुत तेजी से कामकाज बहुत जल्दी शुरू होने लगे थे, किस चीज़ के, इंडस्ट्रीज के, क्योंकि यार वो सब रिसोर्सेज यहीं से तो कमा रहे थे, सब यहीं से ले जा रहे थे, और वहां से बने हुए प्रोडक्ट को कहाँ बेच रहे थे, हमारे कंट्री में। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फॉरेन ट्रेड पूरी तरह ध्वस्त हुआ इसी कारण। तो ये था फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडिपेंडेंस टाइम पे। और बाद में फॉरेन ट्रेड को लेकर क्या क्या पॉलिसी चेंज आई वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ा था हमने, फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस टाइम पे किस टाइप का था, बाद में तो बहुत कुछ चेंज हो गया, सबसे सब कुछ सही हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या था, ये सब प्रॉब्लम चल रही थी इंडिपेंडेंस टाइम पे। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।